तो बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग अल्कोहल फेनॉल ईथर्स कर रहे थे और पिछले वीडियोस में हम लोग ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कर लिया था, नेमिंग वगैरह क्लासिफिकेशन ये सब कर चुके थे हम लोग। और लास्ट वीडियो में जो था वो हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट हुआ था। ठीक है, आज थोड़ा सा हम लोग कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल 11.2 NCERT, इसमें हम लोग पहले चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। अगर आपके पास बुक है तो बुक आप निकाल लें और फिर बुक को देखते हुए आप करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस यहाँ पे बोर्ड पे लिखने से बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आप बुक निकाल लीजिए, एग्जाम्पल 11.2। ठीक है, और मैं उस क्वेश्चन को ज़रा सा रीड आउट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फॉलोइंग रिएक्शन से आप क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का आपको IUPAC नेम भी लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहला जो ए है, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। देखिए सारा चीज़ आपको बताया हुआ है, मैं क्वेश्चंस में भी समझा दे रहा हूँ। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ब्यूटेनॉल जो है उसका कैटालिटिक रिडक्शन, वर्ड पे आप जाइए, ब्यूटेनॉल लिख लीजिए, ये हो गया ब्यूटेनॉल, है कि नहीं, ब्यूटेनॉल। ठीक, कैटालिटिक रिडक्शन करवाना है, इसका मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है। कैटालिटिक यानी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाना है। तो क्या करवाना है आपको, रिडक्शन करवाना है ना, तो उसके लिए जो आप कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग जैसे निकल ले लिए, प्लैटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, ये सब। ठीक है, तो जब आप रिडक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो एक H पे एक H पे, तो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 और फिर CH2OH। पढ़े थे हम लोग, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, सिंपल। तो यूपैक नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1-ऑल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर बी जो सेकंड है उसमें लिखा हुआ है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आपको याद होगा, तो प्रोपीन एक एल्कीन है ना, तो ये एक एल्कीन हो गया प्रोपीन। हाइड्रेशन का मतलब वाटर का एडिशन, तो वाटर ऐड कर दिए। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट याद होगा, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट हम लोग ने टॉपिक में लिखा था। तो यहाँ पे ये क्या है, एसिड है, तो वो कैटलिस्ट का काम करेगा, तो याद होगा H2SO4H+ देता है। तो सिंपली आपको एडिशन करवाना है। और एक चीज़ हम लोग ने वहाँ पे मार्क किया था कि एडिशन कैसे होता है, मार्कोवनिक-ऑफ्स रूल पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो मार्कोवनिक-ऑफ्स रूल, डबल बॉन्डेड पे ही एडिशन होना है, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे H जाएगा, तो यहाँ पे H चला जाएगा, तो OH इस पे आएगा। सही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH और ये हो जाएगा CH3, इस पर ये OH लग गया। ठीक है, आपको IUPAC नेम बताना है इसका, तो 3 कार्बन पैरेंट चेन में prop N2-ऑल हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर जो C नंबर है वो क्या है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन, है ना। C नंबर में क्या है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो प्रोपेनॉन क्या होता है, एसीटोन को बोलते हैं हम लोग। प्रोपेनॉन यूपैक नेम हो गया, एसीटोन कॉमन नेम हो गया। इसका रिएक्शन आपको करवाना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। ठीक है, एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, यानी कि आप वाटर डालेंगे हाइड्रोलाइसिस में, वाटर डालेंगे किसके प्रेजेंस में, याद होगा एसिडिक मीडियम में।
H3O+ भी लिख सकते थे। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लास्ट वीडियोस में हम लोग जो देखे थे वो यही वाला रिएक्शन था। तो उसमें क्या हुआ था याद होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R इस कार्बन से लगता है और ये OH हो जाता है ना, फाइनल हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो ये OH हो जाता है और इस कार्बन से, कार्बोनिल कार्बन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप आके लग जाता है। तो सिंपली ऐसे हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड O है वो OH, तो आप यहाँ पे इसको कर दिए OH, ठीक है, इस तरह से। तो यूपैक नेम 1 2 3 पेरेंट चेन, तो 2 पे मिथाइल और 2 पे ऑल, तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रांच आप लिखेंगे, तो 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल और फिर प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल और फिर प्रोपेन टू ऑल, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका एग्जाम्पल में 11.2 वो हम लोगों ने कर लिया है ना। चलिए और आगे बात करते हैं इस पर। ठीक है, इसके बाद आपका जो टॉपिक आ रहा है वो है प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल पहले कर लेते हैं और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसमें इसको प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। लास्ट हम लोग जो कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल था, अभी हम लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। डिफरेंस आपको ऑलरेडी बताया गया है। तो प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल में पहला हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम हैलोअरीन्स, और इस प्रोसेस को जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं उसको हम लोग ऐसे कहते हैं डाउज प्रोसेस, ठीक है, फ्रॉम हैलोअरीन्स। इसको जरा सा समझ लें। देखिए, व्हेन क्लोरोबेंजीन और bromobenzene, when chlorobenzene or bromobenzene is reacted with dilute NaOH at 623 Kelvin and 300 atm pressure, then nucleophilic substitution reaction takes place. Then nucleophilic substitution reaction takes place.
and सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड या फिर हम लोग उसको फेनेट भी कहते हैं। सोडियम फेनेट, फेनेट is formed। ठीक है, सोडियम फेनॉक्साइड और सोडियम फेनेट is formed। which on passing through the acidic medium। ठीक है, which on passing through the acidic medium gives phenol। ये आपको ध्यान रखना है ना। जैसे देखिए, मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। जैसे देखिए, हम लोग क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं या ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते थे। ठीक है, तो इस केस में क्या है, क्लोरोबेंजीन को हम लोगों ने रिएक्शन करवा दिया डाइल्यूट NaOH से। ठीक है, तो थोड़ा आपको ध्यान होगा, यहाँ पर SN रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हम लोगों ने इसके पिछले चैप्टर में हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि हेलो एरीन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि SN रिएक्शन वो आसान नहीं होता है, उसका टेंडेंसी बहुत कम होता है। और उसके पीछे हम लोगों ने 4 कारण भी पढ़ा था कि क्यों टेंडेंसी कम होता है। ठीक है, रेजोनेंस था, हाइब्रिडाइजेशन था, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटायन था, सॉरी, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटायन था, और बेंजीन का इलेक्ट्रॉन रिच होना, ये भी एक उसका रीज़न था कि ये SN रिएक्शन का टेंडेंसी इसका कम होता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था फिर कि अगर क्लोरोबेंजीन का मुझे कराना है तो कुछ स्पेशल कंडीशन यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर देना होता था, तो वो याद होगा। तो ये आपका है ना, और जैसे जैसे NO2 इसमें ज़्यादा लगता जा रहा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये कंडीशंस थोड़ा सा लो हो रहा था, है ना। तो ऐसे तो ये रिएक्शन नहीं होता, अगर हम सिंपली डाइल्यूट NaOH डाल दें और इसमें ये रिएक्शन करवाएं तो नहीं होगा। मगर 623 केल्विन पर और 300 ATM प्रेशर इस पर अगर हम जाएंगे तो फिर रिएक्शन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, HCl बाहर हो जाएगा और ONA यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ONA ये बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए, बेंजीन OH, अगर OH रहता तो फेनॉल होता, H+ निकल गया, सपोज फेनॉल में से जब H+ निकल गया तो क्या बनेगा, फेनेट आयन या फेनॉक्साइड आयन। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये फेनॉल है, ठीक, और H+ मैं यहाँ से हटा दूँ अगर, ठीक है, H+ मैंने हटा दिया सपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, ये आपका फेनॉक्साइड आयन या फिर फेनेट आयन बन जाएगा, फेनॉक्साइड आयन या फिर फेनेट आयन ये बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है अब यहाँ पे Na+ लग गया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सोडियम फेनेट या सोडियम फेनॉक्साइड। समझ गए, ये चार्ज आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। नहीं भी दिखाएंगे तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे है चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से
ये जो कंपाउंड हुआ इसका नाम हो गया सोडियम फेनॉक्साइड या फिर सोडियम फेनेट, सोडियम फेनॉक्साइड या सोडियम फेनेट। ठीक है, तो मैं एक लिख देता हूँ, सोडियम फेनॉक्साइड या सोडियम फेनेट। अब इसमें इसको जब हम लोग एसिडिक मीडियम से पास करवाएं H+, ठीक, तो क्या होगा, Na+ बाहर निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे O- और Na+ है, तो Na+ बाहर हो जाएगा और H+ यहाँ आ जाएगा। तो आ गया, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, फेनॉल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेनॉल बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये फेनॉल बनाने का एक तरीका हो गया, है ना। इसी रिएक्शन को हम लोग एक ही में लिख सकते हैं। ये तो आप समझ गए कैसे हुआ। तो क्लोरोबेंजीन को पहले हम लोग डाइल्यूट NaOH से करा दिए रिएक्शन 623 और 300 ATM पे, तो सोडियम फेनॉक्साइड या सोडियम फेनेट बन गया, और फिर उसको एसिडिक मीडियम से पास करवाएंगे तो हम लोगों को फेनॉल मिल जाएगा। ठीक है, इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते थे, अगर एक ही साथ लिखना है तो भी किया जा सकता है, वो भी आप लिख सकते हैं। ऐसे देखिए, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और पहले में आप क्या कर रहे हैं, इसमें जैसे इस तरह से लिख दीजिए, NaOH डाइल्यूट, है ना, 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर, और तो ये बन जाएगा पहले से, और फिर H+ डाल दिए सेकंड, तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं इसको फेनॉल लिख दूंगा। तो सेम जो रिएक्शन अभी यहाँ लिखा हुआ है, इसी को एक साथ मर्ज कर दिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। इसी तरह से हम लोग ब्रोमोबेंजीन का भी करा सकते हैं, सिंपल। अगर जैसे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिए थे, अगर यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन भी चाहें तो वो भी कर सकते थे। ठीक है, तो वैसे ये मिलेगा और फिर ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन से हम लोग इस तरह से ये रिएक्शन ईजिली करा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल का पहला तरीका हो गया, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। रिंस ये हो गया। अब हम लोग दूसरा तरीका पे आते हैं। From benzene sulfonic एसिड। सल्फोनिक एसिड आपको अगर ध्यान होगा, SO3H ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। ठीक है, SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, यानी बेंजीन के साथ लगा होगा। ठीक है, तो रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, पहले उससे ज़रा सा समझ लेते हैं क्या है ये। तो देखिए, व्हेन बेंजीन इज reacted with sulfuric acid, when benzene is reacted with sulfuric acid, in the presence of SO3, that is
देखिए H2SO4 प्लस SO3 ओलियम कहलाता है ना, ओलियम। जैसे मैंने क्या किया, H2SO4 डाला है उसमें बेंजीन के साथ, ठीक है, और SO3 भी, तो H2S2O7 हो गया। तो दोनों को मिला देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2S2O7 होगा ना। तो इसी को हम लोग ओलियम कहते हैं, H2S2O7, है ना, ठीक है। तो जब बेंजीन रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ SO3, या फिर ओलियम कह दें, फॉर्मूला ऐसे लिख दें वैसे, ओलियम, देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो फिर क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म्ड। This on alkaline hydrolysis gives phenol. This on alkaline hydrolysis gives phenol. चलिए, तो इसको ज़रा सा समझते हैं रिएक्शन को। तो जैसे कि बेंजीन, ठीक है, अब बेंजीन को हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4, है ना, किसके प्रेजेंस में, SO3 के प्रेजेंस में। तो यही चीज़ मिला करके ओलियम हो गया ना, ठीक है, H2S2O7। तो डायरेक्टली ओलियम भी डाल सकते थे, वो भी कह सकते हैं। तो बेंजीन जब सल्फोनिक एसिड ये जो है ओलियम से रिएक्शन किया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ये मिल गया। फिर हम लोग इसमें क्या करवाते हैं, इसका अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। तो जब आप इसको डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा, फेनॉल। ये मिलता है, ठीक है। साइड प्रोडक्ट लिखने की तो ज़रूरत है नहीं ऐसे यहाँ पर, मगर इस जगह पे जो साइड प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है वो मिलता है Na2SO3, ये हम लोगों को साइड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ये देखना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, NaOH, ठीक है। दो मॉलिक्यूल एक्चुअली NaOH से, एक्चुअली ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम लोग बार बार कह चुका हूँ, मैं यहाँ पे कह चुका हूँ आपको कि बैलेंस नहीं करते हैं, बाई प्रोडक्ट्स ज़रूरी है तभी लिखते हैं, अदरवाइज़ नहीं लिखते हैं। इसलिए ऐसे समझ में आएगा, मुश्किल होगा कि Na2SO3 कैसे मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है ना, वो दो मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है।
तो जब दो मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट आप फिर तब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बना ये प्रोडक्ट। तो देखिए क्या निकला, वाटर निकला, HOH, वाटर बाहर। अब यहाँ पे देखिए Na2 ये जो है ना, अगर दूसरा कलर यहाँ पर तो नहीं है, ये जो है Na2SO3 देख रहे हैं, ये Na2SO3 बाहर हो गया और बचा क्या है यहाँ पे OH, और यहाँ पर ये तो H और OH वाटर निकल चुका, Na2SO3 बाहर हो गया, OH बचा, वो OH यहाँ लग गया तो फेनॉल बन गया। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ इस मेथड से अगर हमको करना है, सपोज कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड जैसा टॉपिक में लिखा हुआ है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको अगर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ से बस उसमें डाइल्यूट NaOH डालेंगे और फिर रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट आपको फेनॉल मिल जाएगा और Na2SO3 भी मिल जाएगा बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बट अगर बेंजीन सिर्फ दिया हुआ है तो आपको पहले बेंजीन को कन्वर्ट करना होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड में और फिर इसका एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवाना होगा। ठीक है, तो बेंजीन को हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए ये रिएक्शन है पहले। तो बेंजीन को आप क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाइए पहले इन द प्रेजेंस ऑफ SO3, तो यानी कि ये क्या हो गया, ओलियम हो गया। तो बेंजीन को पहले ओलियम से रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा और फिर उसको हम लोग अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवा दिए तो इस तरह से हम लोग को फेनॉल मिल गया। ठीक है, तो एक सिंपल सा तरीका है ये, तो इस तरह से हम लोग को फेनॉल मिल जा रहा है ना। चलिए अब इस पे हम लोग जो थर्ड नंबर है उसमें हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम, सॉल्ट्स भी लिख सकता हूँ या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड भी लिख सकता हूँ, कुछ भी, चाहे सॉल्ट लिखूँ या सॉल्ट एक कॉमन चीज़ हो गया। अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोलूँगा तो वहाँ पे स्पेशली सॉरी क्लोरीन लिखना होगा, अदरवाइज ब्रोमाइड भी हो सकता है ना। तो देखिए व्हेन, अगर इसको मैं थोड़ा सा और स्टार्टिंग से बता देता हूँ तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि ये रिएक्शन एक हम लोग उसमें पढ़ भी चुके हैं हेलो एल्किन हेलोरीन में। देखिए व्हेन when aniline यानी बेंजीन NH2, when aniline reacts with sodium nitrite and dilute HCl. When aniline reacts with sodium nitrite and dilute HCl at 0 degree Celsius to 5 degree Celsius, then benzene diazonium chloride, then benzene diazonium chloride is formed, है ना। तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड जो है वो बनेगा, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड।
which on heating with water, which on heating with water gives phenol, which on heating with water gives phenol। ठीक है, तो देखिए अगर डायरेक्टली बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है, जैसे ये है ना, इसी को हम लोग बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट कह रहे हैं। यहाँ ब्रोमाइड भी लिख सकते थे, तो जब क्लोराइड लिखेंगे तो सी लिखना होगा, ब्रोमाइड लिखेंगे तो Br लिखना होगा, सॉल्ट बोलेंगे तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, वाटर डाले और हल्का सा हीटिंग किए, या फिर थोड़ा सा वार्म वाटर डाल दिए, एक ही बात है। तो वाटर H2O और फिर वार्म कर दिए, हल्का गर्म कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, ये आपका HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये नाइट्रोजन ये भी बाहर हो जाएगा, है ना, N2 गैस बाहर हो गया, HCl बाहर हो गया, OH बचा, ये OH यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये OH लग गया यहाँ पर, और N2 और HCl, N2 और HCl, ये बन जाएगा, ठीक है। तो डाइजेनियम सॉल्ट से जब हम फिनॉल बनाना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली उसको वाटर डालेंगे, हल्का सा हीट करेंगे, वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो फिनॉल हमें मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको बेंजीन दिया हुआ है तब ये रिएक्शन करवाना है तो हमें क्या करना होगा, पहले बेंजीन से पहले इसमें क्लोरोबेंजीन बनाना होगा, उससे फिर अमाइनो बेंजीन बना होगा या एनिलीन बनाना होगा, और फिर एनिलीन से डाइजेनियम सॉल्ट बनाएंगे और फिर ये रिएक्शन करवा देंगे। या यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है इस टॉपिक में वो एनिलीन से लिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एनिलीन ले लीजिए, एनिलीन को पहले इसमें कन्वर्ट कीजिए और फिर ये रिएक्शन को कंटिन्यू कर लीजिए, है ना। तो इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे बेंजीन NH2, ये एनिलीन हो गया, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और प्लस HCl डाइल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, और वहाँ पे इसके जगह पे हम लोग नाइट्रस एसिड भी लिख सकते थे, HNO2, है ना। ये जो ऐसे लिखा है मैंने, उसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, HNO2 भी लिख सकता हूँ। तो नाइट्रस एसिड लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए, एक ही बात है। इस टेम्परेचर के रेंज में आप उसको रखेंगे तो एनिलीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड इसमें, और फिर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को वार्म वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं तो वाटर फिर यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना।
तो उस केस में ये जैसे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड मिल गया और फिर ऐसे कर लेंगे वाटर वार्म, ठीक है। तो वार्म वाटर डाल देंगे तो एनिलीन से डाइजेनियम सॉल्ट बन गया और फिर वार्म वाटर डाल दिए तो फिनॉल बन गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये फिनॉल का एक और तरीका हो गया। एक लास्ट तरीके पे हम लोग आने जा रहे हैं, नंबर 4। नंबर 4 पे आई तो इसमें क्या है कि फ्रॉम क्यूमीन, और क्यूमीन से जो हम बनाते हैं तो ये एक इंडस्ट्रियल तरीका है ना, इंडस्ट्रियल मेथड, या इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब वो कमर्शियल वे में हम कैसे बनाते हैं। इसको हम लोग लैब में नहीं करवाते हैं, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में वहाँ करवाते हैं, और इंडस्ट्रीज़ में बन रहा है या फैक्ट्री में तो वो एक कॉमर्शियल पर्पज़ से ही बन रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको कमर्शियल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड बोल दीजिए या फिर कमर्शियल मतलब बिजनेस पर्पज़ से, कमर्शियल मेथड। तो क्यूमीन से कैसे बनाते हैं, है ना। तो देखिए व्हेन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो देखिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है ये यूपैक नेम है क्यूमीन का, और कॉमन नेम हो गया क्यूमीन, ये यूपैक नेम और ये कॉमन नेम। तो व्हेन आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन इज oxidized in the presence of O2, then cumene hydroperoxide then cumene hydroperoxide is formed, which on hydrolysis, ठीक है, which on hydrolysis give फेनॉल, है ना। तो जो हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या देगा, फेनॉल दे देगा। और बाई प्रोडक्ट में along with एसीटोन, ये जो है वो आपका बाई प्रोडक्ट हो गया, और ये मेन प्रोडक्ट फेनॉल हो गया, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन कैसे लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होता है, बेंजीन पे 3 कार्बन लगा है तो वो प्रोपाइल होगा, वो 3 कार्बन कैसे लगा हुआ है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे ये एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, तो स्ट्रेट में तीनों हो गया, है ना। तो ये नॉर्मल प्रोपाइल हो जाएगा। अगर ऐसे और 1-2 कार्बन लगा देंगे तो, और बीच से अगर प्रोपाइल के बीच से लगा है तो ये आइसोप्रोपाइल हो गया ना, ठीक है। तो CH3 और ये H, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवा दे रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दिए, ठीक है। तो जब आप ऑक्सीजन से इसको रिएक्शन करवा देंगे तो क्या होगा, एक O और एक O, 2 O 2 ऑक्सीजन हो गया,
यहाँ पे आकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये बेंजीन। अब इसमें 2 CH3 लगा हुआ है ऑलरेडी, तो एक CH3 ये हो गया और एक CH3 ये हो गया। ठीक है, एक H इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, बीच वाले के साथ। 2 ऑक्सीजन मैंने इस पे ऐड किया, ये। ठीक है, तो किसी कंपाउंड में O सिंगल बॉन्ड O अगर होता है, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो पेरोक्साइड लिंकेज कहलाता है ना। वो कंपाउंड पेरोक्साइड होता है, लिंकेज को पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। तो हाइड्रोजन लगा हुआ है इधर, तो और ये क्यूमीन वाला पार्ट था, तो इसलिए हम लोग इसका नाम बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ये नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। ठीक है, और ये जो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बना, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे, है ना। एसिडिक मीडियम में डालते हैं वाटर, तो क्या होगा, सिंपली ये जो पार्ट है, ये पार्ट ऐसे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, OH यहाँ पे लग गया। तो ये हो गया बेंजीन OH, बेंजीन पे OH लग गया। ठीक है, और प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 एसीटोन। और ये हो गया फेनॉल। तो फेनॉल और एसीटोन इस तरह से हम लोग को मिल गया, है ना। तो ये जो मेथड है, ध्यान क्या रखेंगे कि ये इंडस्ट्रियल मेथड है, इसको हम लोग लैब में नहीं कराते, या कमर्शियल मेथड है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी कि क्यूमीन का पहले ऑक्सीडेशन करा लेते हैं, तो उससे हम लोग को क्या मिल जाता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिल जाता है। ठीक है, और जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिला उसका फिर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं एसिडिक मीडियम में, है ना। ये एसिडिक मीडियम हो गया, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस जब करा देंगे तो ये जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है ये इस तरह से टूटेगा, और इस तरह से जब टूटेगा तो इस तरह से कीटोन ग्रुप बाहर हो जाएगा और बेंजीन से OH लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे फेनॉल मिल गया। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट में इस जगह पे एसीटोन मिल गया। ठीक है, तो ये जो है सारा मेथड था आपका फेनॉल का प्रिपरेशन का। ठीक है, फेनॉल का प्रिपरेशन का ये सारा मेथड था। ठीक, अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन में 11.4 इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, शो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनल, यानी कि मिथेनल से आपका रिएक्शन करवाना है किसको, किसी ग्रिग्नार्ड एजेंट को। तो वो सुटेबल ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ये है CH3 CH CH3 और फिर CH2OH। क्वेश्चन क्लियर है। ये अल्कोहल बनना है तो मिथेनल के साथ हम कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करवाएंगे कि ये अल्कोहल मिल जाए। तो बहुत सिंपल है, देखिए ये कैसा डिग्री है अल्कोहल का, 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग यही पढ़े थे वीडियो में कि 1 डिग्री अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए मिथेनल से ही रिएक्शन होता है। तो ये पार्ट OH में कन्वर्ट हो जाता है ना, कुछ ऐसा रिएक्शन था RMgX, तो R इसमें आ जाता है और ये OH हो जाता है। ठीक है, तो जब ये OH हो जाएगा तो CH2OH तो सभी में रहेगा, 1 डिग्री अल्कोहल जहाँ भी है तो CH2OH पार्ट तो रहेगा, तो CH2OH पार्ट तो ये वाला हो ही गया।
तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का R यहाँ पे आके लगता है, और ये भी ध्यान होगा कि जो कार्बन मैग्नीशियम से बॉन्डेड है वही कार्बन इससे लगता है। तो यहाँ पे इस कार्बन से क्या पार्ट लगा हुआ है, ये पार्ट लगा हुआ है, तो ये R हो गया, है ना। तो R जो एल्काइल ग्रुप है उसमें कार्बन जो है वो ध्यान रखना है ये कार्बन से बॉन्डिंग है, तो इसलिए ग्रिग्नार्ड एजेंट में भी यही कार्बन जो है वो मैग्नीशियम से बॉन्डेड रहेगा। तो ये आपका सुटेबल ग्रिग्नार्ड एजेंट हो गया। तो अगर इसको हम रिएक्शन कराएंगे R की जगह पे ये है, तो ये जाके यहाँ पे बाइंड करेगा तो ये अल्कोहल मिल जाएगा, है ना। और फिर इसका हम लोग पहले इंटरमीडिएट बनता है, फिर वाटर डालते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो इस तरह से ये आप आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये 11.4 का 1 नंबर था और ये 11.4 का सेकेंड नंबर है। इस केस में आपको अल्कोहल बनाना है, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लो पार्ट है ना, ये यानी कि साइक्लोहेक्साइल मिथनॉल ये बनाना है, ठीक। तो इसमें अब देखिए ऑलरेडी बोला हुआ है कि मिथनॉल से करवाना है रिएक्शन, तो यहाँ तो मिथनॉल आप लेंगे ही, तो ये तो मिथनॉल हो ही गया। ग्रिग्नार्ड एजेंट RMgX, तो ये पार्ट CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH2OH पार्ट तो है ही, तो R ये वाला पार्ट हो गया ना R, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है RMgX, तो R की जगह पे मैं वो साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट ले लूँगा, ये हो गया R, और इसके साथ Mg, X के साथ ClBr आप ले सकते हैं। तो जो सूटेबल ग्रिग्नार्ड एजेंट हो जाएगा वो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है इसमें? चलिए इसमें आपको प्रोडक्ट बताना है। तो नंबर 1 जैसे आप देखिए प्रोपीन में वाटर डालेंगे, अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया भी था इसी वीडियो में। तो जब इसमें प्रोपीन में वाटर डालेंगे तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ्स रूल आप लगाएंगे और आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे रिएक्शन तो ये दिया हुआ है ना, प्रोडक्ट बताना है, वाटर डालना है एसिडिक मीडियम में, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल H यहाँ पे OH यहाँ पे, तो प्रोपेन टू ऑल मिल गया। सेकेंड में जो है कीटोन ग्रुप है, और इसमें ये वाला पार्ट आप ध्यान देंगे तो ये जो पार्ट है वो ईस्टर पार्ट है ना, और इसको जो रिडक्शन करा रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो ये ईस्टर वाला पार्ट को रिड्यूस नहीं करता है, कीटोन पार्ट को करता है। तो यहाँ पे एक H, यहाँ ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एक H यहाँ पे ऐड होगा, एक H यहाँ पे ऐड होगा। तो इस तरह से ये आपको एक साइक्लोहेक्सेनॉल मिल जाएगा, और बाकी जो है वो वैसे ही लगा हुआ रहेगा इस तरह से, ठीक है। और तीसरा जो है वो आपको एल्डिहाइड दिया हुआ है कोई, ये एक एल्डिहाइड हो गया है ना, ये एल्डिहाइड, और इसका भी हम लोग रिडक्शन करवा रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से। कैसे समझे कि रिडक्शन करवा रहे हैं, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो डालेंगे तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वैसे ही, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एल्डिहाइड यानी कि C डबल बॉन्ड OH है, तो एक H यहाँ एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी ये CH2 और ये OH हो जाएगा। तो एल्डिहाइड से तो अल्कोहल मिलता ही है रिडक्शन करवाने पर। CH3 CH2 फिर CH ऐसे हैं, और ये वाला पार्ट ये जो है वो CH2OH हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल देखा, और उससे रिलेटेड जो भी आपका एग्जाम्पल्स था, क्वेश्चंस था,
वो सब भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग फिर इससे आगे बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, जिसमें हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में प्रिपरेशन वाला पार्ट और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस था वो सारा हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।